नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। और टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू। राज्यसभा सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार करेंगे उच्च सदन में कार्रवाई की अध्यक्षता। सत्र के दौरान 23 दिनों से अधिक की अवधि में 17 बैठकें निर्धारित। दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू। शुरुआती रुझान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर, कांग्रेस रेस से बाहर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज करेंगे द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। ब्याज दरों में मामूली वृद्धि को लेकर लग रहे हैं कयास। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के जश्न को बढ़ाएगा आगे। पौष्टिक अनाज की खेती और सेवन को बढ़ावा देने के लिए भी चलाएगा अभियान। पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को हराकर पहली बार फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा मोरक्को। स्विट्जरलैंड को 6-1 से रौंदकर पुर्तगाल ने भी 16 साल बाद विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकार की ओर से कई विधायी कामकाज निपटाने की तैयारी है। ये 17वीं लोकसभा का 10वां और राज्यसभा का कुल मिलाकर 258वां सत्र होगा। सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 नए विधेयकों की सूची जारी की है, जिनमें बहुराज्यीय सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित विधेयक शामिल है। विधायी काम के साथ ही इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सरकारी पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। दोनों सदनों में 9 और 23 दिसंबर को गैर सरकारी बिल पेश होंगे, जबकि 16 और 29 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर यानी कि आज से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में आज एक विधेयक पेश और एक विधेयक के विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में आज के एजेंडे में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। लोकसभा में आज पेश किए जाने वाले विधेयक में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 शामिल है। सदन में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 से विचार और पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। विधेयक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। विधेयक के जरिए जल दस्युता के अपराध के लिए दंड और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में विचार होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निर्वाचन संबंधी 2 प्रस्ताव भी सदन में पेश करेंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर सदन के व्यवस्थित संचालन में सभी दलों का सहयोग मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि माननीय सदस्य सामूहिक चिंतन मनन के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी भी कोशिश रहेगी कि सदस्यों को अपना मत प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता सूरज मोहन झा का। सूरज, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और 16 विधेयकों की सूची जारी की है सरकार के द्वारा और कुछ निजी विधेयक भी आने वाले हैं। क्या कुछ लगता है इस शीतकालीन सत्र को लेकर आपको? प्रतिबिंब, शीतकालीन सत्र काफ़ी उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है, जहां जैसा कि आपने बताया कि 16 विधेयक सरकार के द्वारा अभी तक लिस्ट किए गए हैं इस सत्र के लिए। साथ में 35 विधेयक जो पहले से सदन के अंदर मौजूद रहे हैं, या तो प्रस्तुत किए जा चुके हैं या एक सदन से पारित हैं, उनमें से 7 विधेयकों को भी इस सत्र में चर्चा और पारित करने के लिए लिया जाएगा। अगर हम विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो सरकार ने पहले ही तय कर दिया है 16 और 7 23 विधेयक। इसके साथ में कुछ विधेयक और लिए जा सकते हैं। साथ में प्रश्नकाल, शून्य
शून्यकाल और अन्य नियमावली के अनुसार जो है वो अलग अलग चर्चाओं को और मंत्रालय के जवाब को लिया जाएगा। कल जब सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई थी जिसमें सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था, तो हमने देखा था विपक्ष ने अपनी मांगों को वहां पर रखा है। उन्होंने तकरीबन 16 मुद्दे सरकार के समक्ष रखे थे जिसमें वो चाहते हैं सत्र के दौरान चर्चा हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर जो निर्णय आया था उसको लेकर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, प्राइस राइज, बेरोजगारी, सीमा पर जो विवाद है, उन सब जैसे कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं जिसको लेकर विपक्ष चाहता है इस सत्र में चर्चा करना। सरकार ने कहा है कि वो रचनात्मक चर्चा के लिए तैयार है। विधायी कामकाज के अलावा अन्य नियमावली के अनुसार इन सभी चर्चाओं को सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में लिया जाएगा। जी जी सूरज, आपने अभी तक की जानकारी जो दी है उसके लिए धन्यवाद। और आप, चूंकि हमारा लगातार कार्यक्रम रहेगा और लाइव भी हम प्रोसीडिंग दिखाएंगे लोकसभा की और राज्यसभा की, उस बीच भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी तक के अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी कि मिलेट वर्ष 2023 के जश्न को आगे बढ़ाएगा और पौष्टिक अनाज की खेती और सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली की राजधानी रोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह में भेजे गए अपने संदेश में ये बात कही। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अगुवाई में भारत एक प्रतिनिधि मंडल भी इस समारोह में मौजूद रहा। करंदलाजे ने उद्घाटन समारोह के लिए भेजे गए प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को सुनाया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सराहना की। बात कर लेते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव के मतगणना की। दिल्ली नगर निगम चुनाव के मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कभी बीजेपी आगे आ रही है तो कभी जो है बीजेपी को पीछे छोड़कर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी जो कि सत्ता में है पिछले 15 वर्षों से और आम आदमी पार्टी जो उसकी सत्ता को चुनौती दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी दौड़ में थी, लेकिन अभी तक के रुझानों में कांग्रेस कहीं भी दौड़ में नजर नहीं आ रही है, बल्कि उसके जो गढ़ थे, जो कि उसका कोर वोटर था, वो भी उसको मत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एग्जिट पोल से इतर अभी तक के रुझानों में सत्ताधारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हम बता दें कि मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव में 50.48% मतदान दर्ज किया गया था। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड हैं और इस चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख दल हैं जो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अभी तक के रुझान में सत्ताधारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने मंगलवार को मुलाकात की। राष्ट्रपति ने फाउंडेशन से सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों पर ध्यान देने का आग्रह किया, जो विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रभावित करती है। राष्ट्रपति ने पिछले 2 दशक में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किए कार्यों पर खुशी जताई। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि फाउंडेशन सबसे अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचने के भी प्रयास करेगा, चाहे वो महिलाएं या लड़कियां हों, आदिवासी समुदाय हो या देश के दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोग हों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ के अलावा विभिन्न दलों के सांसदों ने अलग अलग समय पर मुलाकातें की। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पहुंचे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्णराव कराड़ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय राजस्व सेवा के 75वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उपराष्ट्रपति निवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को कुछ अहम सुझाव भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सशस्त्र बलों के वीर जवानों को
नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आज का दिन हमें देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले शूरवीरों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का स्मरण कराता है। हम भी एक कर्तव्य के रूप में सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक सहयोग दें। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को याद किया। उन्होंने सभी से भारत के बहादुरों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कुछ महीनों में 5 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की उपस्थिति में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किरेन रिजिजू ने लोअर कोर्ट में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का मुद्दा उठाया। बता दें कि कुछ महीने पहले तक लंबित मामलों की संख्या 4.83 करोड़ आंकी गई थी। When we talk about judicial, which is totally digital, then it will have a huge impact on the justice delivery mechanism itself. And the process itself takes so much of time. I try to analyze where is the bottleneck. When we take, the numbers, now it's inching towards 5 crore pendency. सीमा विवाद बढ़ने के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने फोन पर एक दूसरे से बातचीत की और दोनों राज्यों में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से भी बात की और उनके राज्य के वाहनों पर कर्नाटक में पथराव किए जाने की खबरों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि इस विषय को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। इससे पहले बेलगावी पर दावेदारी को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद और बढ़ गया और दोनों राज्यों के सीमा क्षेत्र के अंदर एक दूसरे के वाहनों को निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र के मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल का बेलगांव जाकर मराठी समर्थक समूह से मिलने का कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग काल लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को अहमदाबाद में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख जताया है। अलग दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। वो 1996 से 98 तक योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा राज्य मंत्री रहे। 83 वर्षीय अलग के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो प्रतिष्ठित विद्वान थे जो सार्वजनिक नीति, विशेष रूप से ग्रामीण विकास के अनेक पहलुओं को लेकर जज्बाती थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, गरीबों और ज़रूरतमंदों की आशाओं और आकांक्षाओं की उनकी गहरी समझ ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की नींव रखी। विविध क्षेत्रों में उनका कार्य प्रेरणादायी रहा है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ में नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। बने रहें हमारे साथ। Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का अनावरण करेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे से पहले केंद्रीय नागर विमानन और उड्डयन मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश में दैनिक घरेलू यात्री यातायात कोविड-19 के बाद उच्चतर स्तर पर पहुंचकर 4.14 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। नई विमानन नीतियों के कारण भारत ने
विमानों में सुरक्षा मानकों के क्षेत्र में 2022 में 48 रैंक पाई है, जबकि 2018 में 102 रैंक पर था। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया FAI वार्षिक सेमिनार 2022 का उद्घाटन आज नई दिल्ली में करने वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर प्रवेश की दूसरी सूची आज जारी करेगा। उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए 8 दिसंबर 2022 सुबह 10 बजे से आवेदन करना होगा। DU PG प्रवेश और मेरिट आधारित प्रवेश 2022-23 का कार्यक्रम हाल ही में आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जारी किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने ध्वनि मत से 33,700 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करेगा। स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों पर कथित अवैध फोन टैपिंग और स्नूपिंग से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व NSE प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनार्थियों को 20 दिसंबर से सुरक्षा कारणों से परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कई अन्य फैसले भी मंदिर प्रबंधन की ओर से लिए गए हैं। मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा जांच के नमूने, टीके जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति को सुरक्षित तरीके से एवं जल्द से जल्द पहुंचाना है। कार्निवल उत्सव नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। पर्यटन विभाग के अनुसार सोमवार तक यहां कुल 66,133 पर्यटक पहुंचे। इन पर्यटकों में 44,382 स्थानीय, 21,049 घरेलू पर्यटक और 702 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। मेघालय पूर्वी खासी हिल्स जिले के रापलेंग गांव में 4 दिवसीय ओपन पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप एशियन लीग का आयोजन करेगा। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आस्थाओं की एक विशाल विविधता का घर है और यह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए भारत को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन, पाकिस्तान और म्यांमार सहित 12 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में युद्ध के कारण बड़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच नाटो सहयोगी पोलैंड को उन्नत टैंकों, अन्य लड़ाकू वाहनों और बड़ी मात्रा में मिश्रित हथियारों की करीब $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसने पोलैंड को 116 M1A1 अब्राम युद्धक टैंक और अन्य उपकरण खरीदने की अनुमति दे दी है, जिसमें करीब 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के विभिन्न गोला बारूद के हजारों राउंड शामिल है। अमेरिका ने इनके साथ ही संधि सहयोगी दक्षिण कोरिया को चिनूक हेलीकॉप्टर की 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर को धोखाधड़ी योजना के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। क्रिस्टीना फर्नांडीज पर सार्वजनिक पद पर रहने से लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया है। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर पर उनकी अध्यक्षता के दौरान सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गबन करने का आरोप लगा था। 3 जजों के पैनल ने पेरोनिस्ट नेता को धोखाधड़ी का दोषी पाया। ये पहली बार है जब अर्जेंटीना के किसी उपराष्ट्रपति को पद पर रहते हुए किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करने वाले हैं, जिसके दौरान वो चीन खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि उनकी यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सऊदी अरब मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शी
जिनपिंग दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश की 3 दिवसीय यात्रा के लिए आज खाड़ी देश पहुंचने वाले हैं। चीन सऊदी राजा सलमान की अध्यक्षता में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भी शामिल होगा और इस दौरान चीन के राष्ट्रपति सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका के साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की 2 रियल एस्टेट कंपनियों को न्यूयॉर्क के एक सक्षम न्यायिक प्राधिकरण ने कर धोखाधड़ी का दोषी माना है। इन कंपनियों को 15 साल की एक योजना से जुड़े मामलों में कर अधिकारियों के समक्ष व्यापार का गलत रिकॉर्ड पेश करने का भी दोषी पाया गया है। न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी द्वारा उनकी कंपनी को दोषी ठहराए जाने से उन्हें सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति की 3 दिन की बैठक के समापन पर आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। इसके तहत खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी के संकेतों और केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में वृद्धि को बढ़ावा देने की जरूरत को देखते हुए आरबीआई आज अपनी आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा की दरों में वृद्धि को लेकर नरम रुख अपना सकता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक सोमवार 5 दिसंबर से शुरू हुई थी। ऐसे में विशेषज्ञों की मानी जाए तो ब्याज दरों में लगातार 3 बार 0.50% की वृद्धि करने के बाद अब केंद्रीय बैंक इस ब्याज दरों में 0.25 से 0.35% की वृद्धि कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे पहले मई में रेपो रेट में 0.40% जून में और अगस्त में 0.50% और सितंबर में 0.50% की बढ़ोतरी कर चुका है। और अब बात खेल जगत की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए नेत्रहीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 34 खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी के बाद विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीज़ा जारी करेगा ताकि वो मौजूदा टूर्नामेंट के लिए भारत की यात्रा कर सकें। गृह मंत्रालय ने नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने के लिए 34 पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये अहम मुकाबला मीरपुर के क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच 1 विकेट से जीतकर बांग्लादेश की टीम सीरीज में 1-0 से बढ़त ले चुकी है। ऐसे में एक तरफ जहां उसकी कोशिश दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी, तो वहीं टीम इंडिया की कोशिश आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करने की होगी। मोरक्को ने फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एजुकेशन स्टेडियम में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को ने स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में 3-0 से पराजित कर दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय और अतिरिक्त समय तक 0-0 से बराबरी पर थी, जिसके बाद पेनल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया। मोरक्को की जीत के हीरो निश्चित तौर पर गोलकीपर यासीन बोनो रहे। मोरक्को की टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं 2010 की चैंपियन टीम स्पेन का सफर यहीं समाप्त हो गया है। फुटबॉल विश्व कप के एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ पुर्तगाल की टीम 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। पिछली बार 2006 में पुर्तगाल की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पहला विश्व कप था। पुर्तगाल के लिए मैच के हीरो गोंजालो रामोस रहे। उन्होंने 3 गोल दागे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 7 दिसंबर से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 7 दिसंबर साल 1879 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले में हुआ। इनकी शुमार देश के महान क्रांतिकारियों में होती है। एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से मुठभेड़ में उन्होंने बाघ को वहीं पर मार गिराया।
तभी से वे बाघा जतिन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। बाघा जतिन क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय रूप से आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। बाघा जतिन ने साल 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई की, जिसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों में उनके नाम का खौफ बढ़ गया। 7 दिसंबर साल 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक होते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है। इस धन संग्रह से सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को वितरित किया जाता है। इस झंडे के तीनों रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इस धन का उपयोग सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। 7 दिसंबर साल 1972 को नासा ने सैटर्न V रॉकेट की मदद से अपोलो 17 को लॉन्च किया। यह चांद पर भेजा गया नासा का छठा मिशन था। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। जीन सर्नन के नेतृत्व में नासा के 3 सदस्यीय दल ने चांद की सतह को छुआ था। अपोलो 17 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 12 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद से पृथ्वी की फोटो खींची। इस ऐतिहासिक तस्वीर को द ब्लू मार्बल का नाम दिया गया।